हेडिंग लिखो वेक्टर्स। वेक्टर्स हेडिंग लिखो। वेक्टर्स के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी बताता हूं। दुनिया में 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज और टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? सबसे पहले बताओ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? किसी को भी कोई आइडिया? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है सर? जो मेजर की जा सके। जिनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। जैसे यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मेजर कर दिया वेरी, पर इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है, सो इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? यस सर। इंस्ट्रूमेंट है कोई? यस सर। तो बस वो फिजिकल क्वांटिटी है। ये बताओ, ये मेजर कर सकते हैं? टाइम मेजर कर सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट है कोई? क्लॉक। क्लॉक Yes, तो sir. फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड मेजर कर सकते हैं? यस सर। यस सर। इंस्ट्रूमेंट? यस सर, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। लेंथ मेजर कर सकते हैं? यस सर। यस सर। तो बस आ गया इसका मतलब सब कुछ तुम्हें आया ना। तो Yes. फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज ही पढ़ते हैं, ठीक है? आई बात समझ? अब Yes, 3 sir. टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर, एक वेक्टर, एक टेंसर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ जिनको डिफाइन करने के लिए कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे वर्क है 5 जूल है, आप कभी बोलते हो मैंने 5 जूल वर्क किया नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा बोल दो कभी? स्पीड है, टाइम है, हाँ है ना, मास है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती। इनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, हाँ है ना? यस सर। नीड। सर ये वेक्टर्स के सब पार्ट है? नहीं नहीं, मैंने तो ऊपर काट दिया। ये फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स है, फिर वेक्टर फिजिकल, फिर हम वेक्टर पढ़ेंगे। नीड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू कंप्लीटली डिफाइन दैट। टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज भी ऐसी ही होती हैं, नीड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे, जब थोड़ा वेक्टर पढ़ेंगे तब आइडिया लगेगा। अब जैसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ। फोर्स, जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल, जिसमें डायरेक्शन की, जैसे ये है, मेरे को ये पेज खोलना है, तो इस पेज पे मैं इधर फोर्स लगाऊं तो क्या खुल जाएगा? इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो खुल जाएगा ये पेज? नो सर। इधर फोर्स लगाऊं तो ऊपर की तरफ? नो सर। इधर लगाऊं तो?
Yes, इसका sir. मतलब Yes, इस sir. केस में फोर्स में मेरे को डायरेक्शन बताने की जरूरत है ना, तभी पेज खुलेगा ना। Yes, sir. Yes. तो जहाँ पे डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़े, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ करंट की डायरेक्शन होती है क्या? करंट की डायरेक्शन होती है? Yes, सर, sir. यस सर। Yes, हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है क्या करंट की? तभी बल्ब चलेगा Yes, क्या? sir. अच्छा, मतलब यूं करंट चलेगा तो बल्ब नहीं जलेगा तुम्हारे हिसाब से, यूं करंट जाएगा तभी बल्ब जलेगा? Sir, दोनों टाइम चलेगा। तो मैं ये कहता हूं, तो आपको डायरेक्शन बताने की क्या जरूरत है? आप सीधा ही बोलते हो कि इसके अंदर इस वायर में इतना एम्पियर करंट है, हाँ या ना? Yes, sir. तो जब आप ये बता दो इसमें इतना एम्पियर करंट है, तो इसमें डायरेक्शन, तो मैं ये कहता हूं किसी चीज में डायरेक्शन हो लेकिन बताने की जरूरत ना पड़े, तो वो क्वांटिटी भी कौन सी है? स्केलर ही है। क्या ये बात समझ में? ये नहीं, वेक्टर फिजिकल sir. क्वांटिटी कौन सी है? जिसमें कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने की जरूरत पड़े। अगर डायरेक्शन है बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इट इज ए स्केलर फिजिकल। बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब सुनो, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले अब हमें पढ़ने पड़ेंगे वेक्टर्स क्या होता है। अब हम वेक्टर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है? Yes, sir. स्टार्ट करें। Sir, ये last quantity कौन सी है? ये टेंसर है, ये बाद में बताऊंगा। जब वेक्टर समझ में आएगा उसके बाद में वेक्टर्स आएगा समझ में, पहले वेक्टर्स पूरा समझो, बाद में पता चलेगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। Okay, sir. ठीक है, तो अब हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं। लिखो, एनी डायरेक्टेड लाइन इन स्पेस इज ए वेक्टर। एनी डायरेक्टेड लाइन इन स्पेस इज ए वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो एक बंदा है, इस डायरेक्शन में 3 स्टेप चलता है, तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया मान लो इस वेक्टर से। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये इधर चल जाए एक स्टेप इधर चल जाए, तो डायरेक्शन आप ये कर दोगे, इससे लेंथ 1/3 कर दोगे। अगर मान लो ये बंदा इधर चल जाए 4, इस डायरेक्शन में चल जाए 4 स्टेप, तो लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ये डायरेक्शन नहीं हो जाएगी। अगर मान लो ये बंदा इधर चला जाता है 5 स्टेप, तो अब मेरे को सीधा सीधा बताओ, ये जो चीज है, ये एरो क्या बता रही है? So direction. Direction. और ये जो लेंथ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? The magnitude. तो बस ठीक है, एक वेक्टर में ये चीज क्या बताती है? डायरेक्शन। इसको हेड भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। और ये टेल की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई? Yes. अब सिंबॉलिकली मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे लिखते हैं ना मास को, एम से, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. टाइम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना? Yes, sir. वेक्टर क्वांटिटीज को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एरो लगा देते हैं। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब ये क्या चीज है?
ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये कौन सा हो गया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जब ये बात समझ में आ गई तो अब देखो, तो जैसे इस वेक्टर को मैं ए बोल दूं, तो इस वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं? इसकी लेंथ इससे आधी है, क्या बोल सकता हूं? बी बोल दूं। Yes, sir. इस वेक्टर को मैं सी बोल सकता हूं, इस वेक्टर को मैं डी बोल सकता हूं। अब तुम देख लो, अगर इसको सिंबॉलिकली लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, लेटर के ऊपर क्या लगा दो? एक एरो लगा दो। इसका मतलब ये नहीं कि ये डायरेक्शन है तो आप डी के ऊपर ऐसे एरो लगाओगे, फिर तो इसका मतलब तुम इसको ऐसे लिखोगे ई वेक्टर को, तो इसका मतलब बोलोगे तो एरो ऐसे लगनी चाहिए, तो ये ऐसे बन जाएगा, हाँ या ना? मतलब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या बात समझ में? ये डायरेक्शन नहीं बता रहा। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लो। टाइप्स ऑफ वेक्टर सबसे पहले देख लो, आपके पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा? तुम ही बताओ, आइडिया बताओ क्या होता है यूनिट वेक्टर? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? One. वन। One. वेक्टर whose magnitude is unity। क्या काम आता है? जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes. Yes, sir. इसको अगर मैं लिखता हूं ए वेक्टर, तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है ए वेक्टर। किस किस से? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, हाँ या ना? तो इस ए वेक्टर को मैं ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब तो क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? मॉड लेने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन को कैसे लिखता हूं? ए के ऊपर ऐसे कैप पहना देता हूं, हाँ या ना? तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। क्या बात समझ में आई है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आप सुनो, अगर मैं ये लिखता हूं 5 मीटर नॉर्थ, इसका मतलब ये मैंने एक वेक्टर बना दिया जिसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर है, और डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। तो यहाँ पे नॉर्थ क्या चीज है? यूनिट वेक्टर है। Direction. यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्शन बताने के काम आता है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। और ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड, Magnitude. हाँ है ना?
तो अगर मैं बोलता हूँ अगर ये ए वेक्टर है तो मैं लिखूंगा क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है, हाँ या ना। तो देखो ये यूनिट वेक्टर तो ये भी यूनिट वेक्टर हुआ ना। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. तो अब देखो तो मान लो ए वेक्टर है, इस वेक्टर ये किससे बना हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो अगर मैं ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या चीज मिलेगी मेरे Direction. को? तो बस डायरेक्शन मिलेगी। तो यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, हाँ या ना। ये किसी भी वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. दूसरी चीज देखो, अब मेरे को ये बात बताओ, अगर मैं कहता हूं जीरो वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। Zero. वेक्टर। अब सुनो, अगर मैं छोटी सी भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है इसमें, या तो मैं ये इधर एरो लगाऊं या इधर एरो लगाऊं, और कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा? No, sir. कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इसकी यूनिक डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन मैं एक डॉट लगा दूं, अब मैं इसमें एरो किधर लगा सकता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हाँ है ना, इधर भी लगा सकता हूँ इसमें। तो जीरो वेक्टर हुआ है जिसका, अब डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो मैग्नीट्यूड। तो जीरो वेक्टर क्या है, इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। अब डायरेक्शन कौन सी बताओगे, बता ही नहीं सकते, तो इनडिटर्मिनेट होती है इसकी डायरेक्शन। इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो and have indeterminate direction। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes. जीरो वेक्टर समझ में आ गया? Yes, sir. तो जीरो वेक्टर समझ में आ गया। अब देखो हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, मैं पहले बता देता हूं। एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, एक्चुअली ये जो वेक्टर है ये इनफिनाइट लाइन के ऊपर रखा होगा जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। इसको बोल दिया मैंने ए वेक्टर, इसको बोल दिया मैंने ए वेक्टर। अब ऐसे आप स्पेस में कितनी भी इनफिनाइट पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। अब मेरे को ये बताओ क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल है? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल है? Yes, sir. Yes. क्या Yes, ए sir. और बी पैरेलल है? Yes, sir. Yes, sir. ए और डी पैरेलल है? No, sir. अब सुनो, ये सारे ठीक है। वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो पैरेलल सपोर्ट पे, ये दोनों सपोर्ट पैरेलल है, तो जो भी वेक्टर्स होंगे पैरेलल सपोर्ट पे, दे ऑल आर व्हाट, पैरेलल वेक्टर्स। अब तुम बोलोगे ए और डी क्या हुआ है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हाँ या ना। तो पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है, ऑल वेक्टर्स व्हिच आर ऑन पैरेलल सपोर्ट्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। क्या ये बात समझ में आई है? Yes, sir. sir. इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, ऑल वेक्टर्स
whose support are parallel to each other. हाँ है ना? are called Yes, sir. parallel vectors. अब ये बताओ एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? Sir, whose support are not equal. क्या बेटा? Sir, vectors whose support are not equal to each other. ना 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 ना, एंटी Supposing पैरेलल that है तो पैरेलल वेक्टर पे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. जैसे ए और बी एंटी पैरेलल है, सी और बी एंटी पैरेलल है. पैरेलल तो हुई लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो. हाँ है ना? Yes, sir. yes, sir. अभी मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगा, ठीक है? अपने आप ही समझ में आ जाएगा. अब एक होते हैं, बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स. अब मेरे को बताओ, तुम बताओ, ये वेक्टर और ये वेक्टर, क्या ए और बी वेक्टर पैरेलल हैं? सॉरी, इक्वल लग रहे हो तुम्हें ये? नो सर। No, sir. ठीक है, क्यों? क्या ए वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन है? Yes, यस सर। yes, sir. डायरेक्शन तो दोनों की सेम है. क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है? नो सर। No, नो सर। ये दोनों बराबर हैं नहीं. ठीक है, इसलिए ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर. अब बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब मैं ये मान के चल रहा हूं मैग्नीट्यूड सेम है. क्या ए वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन है? no, नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन है ना दोनों की. क्या ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है? yes, ये है. तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं? नो सर। क्यों? sir. Direction अलग है. बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्शन अलग अलग है. अब बताओ मेरे को, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है? यस सर। क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है? यस सर। तो क्या ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है? यस सर। तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब when their magnitude and direction is same. Vectors having same magnitude and direction are called equal vectors. क्या यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब एक होते हैं कोइनिशियल वेक्टर. कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है? जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, उनको क्या बोलेंगे? कोइनिशियल वेक्टर. डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही देख लो कोइनिशियल वेक्टर क्या है. सबका इनिशियल वेक्टर क्या हो? सेम हो. को टर्मिनस वेक्टर क्या हो? जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम. जिनके टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो. हाँ या ना? यस सर। Sir, हाँ, sir, equal vectors में sir magnitude and directions are called sir equal vectors. और क्या? मैग्नीट्यूड भाई इक्वल कब होंगे? दो Parallel वेक्टर vectors दोनों का
मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तभी हो सकता है। सर आपने पैरेलल वेक्टर लिखा है ना ऊपर, Yes, sir. कहाँ लिखा है? Sir, R इक्वल cos. वेक्टर्स में So वेक्टर्स definition में Unbound भी parallel मैग्नीट्यूड एंड vectors. डायरेक्शन, अच्छा आर कॉल्ड, सॉरी अब समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब होते हैं, एक को बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर, और एक होते हैं फ्री वेक्टर्स। इनको बोलते हैं फिक्स्ड को लोकलाइज्ड वेक्टर, ये भी बोलते हैं इनको, और इसको क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड वेक्टर। क्या बात समझ में? ये नहीं। अब देखो अंतर क्या है, इसको देखो, इसके ऊपर अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं तो इसका ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, मैं इसी फोर्स को इसके पैरेलल सपोर्ट पे लेकर जाता हूं यहाँ पे, और अभी भी फोर्स लगा रहा हूं, तो सेम इफेक्ट है, यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, पैरेलल सपोर्ट पे डिस्प्लेस करने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या इफेक्ट में? ये बताओ, यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, सॉरी यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, कोई फर्क पड़ रहा है? no. No, sir. तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्री है, क्योंकि पैरेलल सपोर्ट पे अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं, जो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड है उसमें कोई चेंज नहीं है। आई बात समझे? लेकिन एक चीज सोचो, मैं यहाँ लगाऊं और यहाँ लगाऊं, क्या इफेक्ट में अंतर आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो ये दोनों एक दूसरे के Yes, रिस्पेक्ट में क्या हो गए? फिक्स्ड। हाँ या ना? तो Yes, एक की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, लिखो वेक्टर, देखो वेक्टर, दूसरी की डेफिनेशन खुद बना लेना। वेक्टर्स which on displacement on their parallel support changes the effect produced by them. हाँ है ना? Yes. are called fixed vector. तो अब बताओ फ्री वेक्टर्स कौन से होंगे? Vectors which on displacement do not change their support. Vectors which on displacement on their parallel their support does support not change the effect produced by them are called free vectors. हाँ है ना? समझ में आ गई बात? इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अब हमारे पास दो चीजें हैं, ये तो बेसिक वेक्टर की बातें हुई, क्या होता है वेक्टर, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 सीख लिया, अब उनका यूज होता है ना, जैसे बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ स्केलर एंड अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अब देखो अलजेब्रा ऑफ स्केलर क्या है, मेरे को ये बताओ 3 + 2 कितना होता है? 5. अरे वाह। 3 वेक्टर + 2 वेक्टर क्या होता है? 5 vector. 5. पता ही नहीं तुम्हें अभी एडिशन का अलजेब्रा कहाँ पता कि कैसे ऐड करते हैं? 3 - 2 क्या होता है? 1. 1. 3 वेक्टर - 2 वेक्टर क्या होता है? नहीं पता। And बिल्कुल सही बात है, नहीं पता तुम्हें अभी। 3 × 2 क्या होता है? 6. Sir, 6. 3 वेक्टर × 2 वेक्टर क्या होता है?
सो नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। 3 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 1.2. So 1. 3 वेक्टर डिवाइड बाई 2 वेक्टर क्या होता है? तो नहीं पता। पता है? ये तुम्हें पता है क्योंकि ये कुछ नहीं होता। क्यों? तुमने कभी सुना है कि नॉर्थ डायरेक्शन को ईस्ट से डिवाइड कर दो? सुना है कभी? No sir. तो बस, तो नो सर, नो सर। नॉर्थ बाकी डायरेक्शन को ईस्ट से डिवाइड कर दो, ये कभी सुना ही और होता भी नहीं ऐसा कुछ। तो बाकी वाले क्यों नहीं पता? बाकी वाले पता नहीं है, लेकिन इसका पता है क्योंकि ये तो ऑपरेशन होता ही नहीं है, डिवीजन ऑपरेशन होता ही नहीं है वेक्टर्स में। डायरेक्शन वाले में डिवीजन ऑपरेशन होता ही नहीं कभी। ये मैं सिखा दूंगा तुम्हें, और ये ऑपरेशन होता ही नहीं कभी। ये बात समझ में आई है नहीं? Yes sir. अब ये बताओ 1 2 3 सीखते हो तो सबसे पहले कौन सा अलजेब्रा सीखते हो? Sir addition. एडिशन सीखते हो ना? Yes sir. अब एडिशन से पहले मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें। अगर ये ए वेक्टर है, आइडिया है ना मेरे को, तो सेम ही लेंथ का वेक्टर बना दूं मैं उल्टी डायरेक्शन में। ये इस वेक्टर को क्या बोलोगे? ए की टर्म्स में Sir anti-parallel. माइनस ए वेक्टर बोलोगे? Yes, sir. यार मैग्नीट्यूड सेम है, तुम्हें पता ना नंबर लाइन पे। ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव। हाँ या ना? यस सर। तो अगर ये डायरेक्शन है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? माइनस ए। ऐसे बता दो, अगर ये बी डायरेक्शन है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ए डायरेक्शन। माइनस बी। हाँ या ना? अब ये बताओ, अगर ये ए है, चलो ये सी है, इसको क्या बोलोगे? इसकी लेंथ इससे ट्वाइस है, इसको क्या बोलोगे? -2c. माइनस 2c। यार मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ सी है, पर डायरेक्शन क्या है? सी से उल्टी है। अब समझ में आ गई मेरी बात? Yes, sir. Yes sir. बेटा जी बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. बहुत बढ़िया। तो अब हम करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे। मेरे को ये बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर फोर्स लगाया 8 न्यूटन, इधर फोर्स लगाया 6 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? 2 Newton. कौन सी डायरेक्शन में? F1 की डायरेक्शन में, F2 की डायरेक्शन में? Sir F1. F1. ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या आएगा? 14 Newton. अब बताओ। सर 2 48 Newton. अब सुनो, मैं एक चीज तरीका बताता हूँ।
तुम वैसे ही आइडिया लगाओ, अगर ये दोनों फोर्स लगाओगे ये चीज किधर जाएगी, फर्स्ट के अलाउंग, सेकंड डायरेक्शन में या थर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? Second direction. Second. सेकंड डायरेक्शन। इसका मतलब जो इनका रिजल्टेंट है वो आना तो इसी डायरेक्शन में ही है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, आप क्या करो, तरीका बता रहा हूँ, पहले वेक्टर को उठा लो 8 न्यूटन का, दूसरे वेक्टर को उठा लो 6 न्यूटन का, हाँ या ना? तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। ये देखो, ये तो 6 मान लो, ये 8 मान लो, पहला उठाया, इसकी टेल पे इसकी ऐड लगाओ, और फिर क्या करो, इसकी टेल पे इसकी टेल लगाओ और इन दोनों को ऐड कर दो, सेम आ रहा है। ये व्हाइट वाला मान लो रिजल्टेंट है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, इस sir. केस में देखो, F1 ये रहा, F2 की डायरेक्शन है, तो हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, आई बात समझ में? Yes, तो sir. आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, आपका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, तो डायरेक्शन यही आएगी। और सबसे बढ़िया देखो, ये मान लो आपका F1 है, ये आपका F2 है, हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। देखो डायरेक्शन भी सेम ही आ रही है, क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes. Yes, तो sir. करना क्या है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, या जितने भी वेक्टर्स हैं, उन सबको उठा के हेड टू टेल ज्वाइन कर लो, रिजल्टेंट आ जाएगा। जैसे इस केस में F 10. बिल्कुल 10 आ जाएगा, ये F1 है, ये F2 है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट को, इस फिगर को क्लोज कर दो, और अपोजिट ऑर्डर देखो, इसमें ये चल रहा है, इसमें ये चल रहा है, तो अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये है, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अब तुम्हें पता है ये 8 है, ये 6 है, 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यार, बता दो कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता दो ये लेंथ कितनी आएगी। Sir, repeat 10. करना. पहला वेक्टर उठाया, दूसरे वेक्टर को उठाया कि इसकी टेल पे रख दिया, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अभी भी नहीं ये बात समझे? बेटा बोलो तो। Yes, sir. आगे. आ गई। क्या करना है, हेड टू टेल ज्वाइन करना है, रिजल्टेंट आ जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठहरो, ये लिख लो इतनी देर में। ये देखो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऐसे रखो, और तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा, ये देखो हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, हाँ है ना? सेम ही लेंथ का रहा है ना, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी Yes, का sir. मैग्नीट्यूड, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ऐसे मान लो 2 वेक्टर की जगह मान लो 3 वेक्टर होते, सी भी होता, अब रिजल्टेंट क्या आ जाता है इनका, ये देख लो, रिजल्टेंट समझ में आ रहा है तुम सबका? Yes, sir. अब देखना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हाँ या ना? तो मैं बोल रहा हूँ इनका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, तो देखो सम इतना ही आ गया, हाँ या ना?
समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. अब 2D में देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मान लो मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर को उठा के इसकी टेल पे रख दो। अब इसको, इसके फिगर को क्लोज करना होगा तो यहाँ से एक लाइन जानी चाहिए यहाँ तक और अपोजिट ऑर्डर में जानी चाहिए, तो ऐसे एरो बनेगा। तो देखो सम देखो कैसा बनेगा, देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना एडिशन वो ये आएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, बेटा जी sir. बोलो। Yes, sir. मैं कहता हूं ऐसे मान लो एक वेक्टर और लगा दिया तुमने, उसकी डायरेक्शन ये है, ऐसे मान लो इसकी डायरेक्शन ये है। अब देखो रिजल्टेंट क्या आएगा। अब जरा मैं हेड टू टेल ज्वाइन कर देता हूँ, देखो फिगर क्लोज कर दो अपोजिट ऑर्डर में। ये ए बी सी सेम ऑर्डर में लग रहा है, तो एस इसके अपोजिट ऑर्डर में, तो एस इसका क्या है? रिजल्टेंट है। क्या बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. इससे फर्क नहीं पड़ता आपने पहले बी लगाया क्या लगाया। अभी देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, मैं क्या करता सबसे पहले सी लगा देता तो भी सेम ही आएगा रिजल्टेंट, फिर ए लगा देता, फिर बी लगा देता और फिर ए लगा देता। एक ही बात है, कैसे भी क्लोज कर लो चीज। बात समझ में आई है? नहीं, चीज तो सेम ही आ रही है। या फिर आप इन Yes. दोनों को लगा लेते और फिर इसको लगा लेते तो भी रिजल्टेंट सेम ही आता। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप पहले ए लगा रहे हो, बी लगा रहे हो या सी लगा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कोई भी लगाओ, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल अरेंज करना है और फिर आपका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एक पॉइंट पे इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, और इधर लगा रहे हो। क्या लग रहा है इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? किसी चीज को ऐसे तीन बंदे खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं इधर भी, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? जीरो आना चाहिए ना। देखो रिजल्टेंट लगभग जीरो के आसपास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड में कुछ कमी है। शायद म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। इक्वल एंगल नहीं बने मेरे से, इक्वल एंगल नहीं बने मेरे से। कोई बात नहीं, जो भी आएगा अभी पता चल जाएगा तुम्हें। रिजल्टेंट तो यही आना चाहिए। अगर दोनों सारे इक्वल होंगे ना तो ये क्लोज भी नहीं हो रहा है। ये देखो ये आ गया रिजल्टेंट, हाँ या ना? अगर ये यहाँ पे यूं लग जाता तो रिजल्टेंट क्या आता? Zero. जीरो। अब ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जीरो आ रहा है रिजल्टेंट, हाँ या ना? तो इन सब का रिजल्टेंट देखो, अब इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वली आ रहा होगा शायद। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनाया। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। Yes, sir. एडिशन तो करना आ गया ना तुम्हें? Yes, sir. अब इसको देखो,
इसमें एक बार बताओ, इन ब्लू का सम और इन येलो वाला का सम सेम आएगा या अलग अलग आएगा? So same. Same, so same. तो देखो ब्लू वाले का रिजल्टेंट देखो और येलो वालों का रिजल्टेंट देखो, सेम ही आएगा। क्या ये बात समझ में आएगी? Yes, sir. समझ में आ रही है? अब इसको देखना, चलो ठीक है, अभी मैं वैसे बता दूंगा। ये बताओ, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना तुम्हें? Yes, अब sir. सुनो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। किस किस का सम किसके बराबर आएगा? ये प्लस ये शुड बी इक्वल टू ये। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन क्या होगी? यार जो हेड टू टेल जॉइंट है उनको एक साथ लिख लो, ये प्लस Sir, ए। A plus C equals to B. हाँ वो एक ही बात है, सी प्लस ए इक्वल टू बी नहीं लिख सकते। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन क्या होगी? Sir, A A plus plus B plus C is equal to 0. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन क्या होगी? A plus C is Sir, A equal to plus C equals to B. समझ में आ रहा है सबको? yes, sir. तो ये प्लस किस किस को लिख रहे हो जिनकी डायरेक्शन सेम है? Yes, sir. Yes, sir. इसकी इक्वेशन बोलना। इसकी इक्वेशन बोलो। A plus B plus C plus D is equal to E. बिल्कुल। क्या लॉजिक समझ में आ गया? इसकी इक्वेशन बोलो। Sir, A minus B plus C अब plus D कोई बात equals to नहीं, 0. C plus इस D वेक्टर is को equal बी to A बोलोगे plus तो ये C. बताओ इस वेक्टर को क्या बोलोगे? Sir, B. अरे यार इधर वाला बी है तो इधर वाले को क्या बोलोगे? Sir, minus B. Minus B. अब ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू डी हो गया। Yes, sir. तो ए प्लस सी किसके बराबर है? B plus D. क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो उल्टी डायरेक्शन हो तो सही कर लेना तुम उसको। इसकी इक्वेशन बोलो। A plus B plus C plus E is equal to
D plus F. A plus B plus C plus माइनस D, माइनस D हो जाएगा। प्लस E शुड बी इक्वल टू F। तो क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस E इक्वल टू D प्लस F। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो अब मतलब इक्वेशन बना लोगे तुम आराम से, है ना? बना लोगे ना इक्वेशन अब से? मेरे को ये बताओ, ये लेंथ अगर 5 है, ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी और ये वाली लेंथ कितनी होगी, बताओ मेरे को। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, क्या 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 वैल्यू आएंगी? अब देखो, 5 cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये कितनी है? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. बस ये वैल्यू आ गई, निकालनी आ गई ना वैल्यू। अब लिखो, एक बार लिखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लिखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लिखो टू डिटरमाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, join them either head to head or
tail to tail, then angle then smaller angle between two vectors is angle between two vectors. अभी समझा रहा हूं ये बात. ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों की टेल टू टेल जॉइन है, दो एंगल आपके पास, एक एंगल ये है, एक एंगल ये मान लो 60 डिग्री है तो 300 डिग्री है, तो इन दोनों में से कौन सा एंगल बोलोगे दोनों वेक्टर के बीच का? So 60. क्योंकि ये स्मॉलर एंगल है. हाँ या ना? Yes, sir. अब बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? बोलो भाई, क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल? देखने में 120 है, लेकिन मैंने क्या लिखा, जब भी एंगल निकालना है दोनों को क्या करो, हेड टू हेड. अभी एक की हेड और दूसरे की टेल ज्वाइन है, ये तो बात ही गलत हो गई. तो अगर दोनों की टेल टू टेल ज्वाइन करोगे तो इसको यहाँ लेकर आओगे, दैट इज ए वेक्टर को यहाँ किस कर लो ना यार. क्या बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. तो ये एंगल क्या है? 60 degree. 60 degree. 60 degree. तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हो गया? 60 degree. तो ये तो बोल रहा हूँ, और बड़ा वाला ये एंगल हो गया. अब जरा ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल बताओ क्या है? 180 degree. 0 डिग्री है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है. Yes, sir. Yes, yes. हाँ या ना? अब बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 180 degree. 180 डिग्री. अब बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? Sir, 0. 0. अब 90. 90. अब Sir, 180. 180. Sir, 180. अब 90. 90 या 270? 90. क्योंकि छोटे वाला एंगल है ना, अब ये बड़ा हो जाएगा ना, अब छोटे वाला ये हो गया, तो दो वेक्टर के बीच का ज्यादा से ज्यादा एंगल कितना होगा? Sir, 180. Sir, 180. 180 हो सकता है ना. 180 डिग्री से ज्यादा एंगल तो हो ही नहीं सकता दो वेक्टर के बीच में कभी भी. Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीख गए ना तुम? कैसे निकालते हैं? Yes, या तो sir. हेड टू हेड ज्वाइन कर दो, या फिर टेल टू टेल, और फिर उसमें से भी जो छोटा वाला एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर. अब लिखो ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब मैं पहले समझा देता हूँ ट्रायंगल लॉ क्या कहता है. ट्रायंगल लॉ कहता है एक ट्रायंगल बना लो, फिर कहता है इस ट्रायंगल की अगर दो साइड्स रिप्रेजेंट करती है दो वेक्टर्स को, टेकन इन सेम ऑर्डर, दैट इज ये और ये सेम ऑर्डर में, देन द थर्ड साइड taken in opposite order will represent resultant of these two vectors. क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? देखो ट्रायंगल लॉ, इट स्टेट्स दैट ट्रायंगल लॉ
of vector states that if two sides of a triangle, if two sides of a triangle, if two sides of a triangle represents two vectors represents two vectors taken in same order, then the third side taken in opposite order, then the third side taken in opposite order represents, then the third side taken in opposite order represents the vector sum of two vectors, a resultant of two vectors, then the third side taken in opposite order represent resultant of two vectors. क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. अब ये बताओ इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यही होगा ना? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यही होगा ना? हेड टू हेड ज्वाइन करो या टेल टू टेल, आया ना? बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. अब मैं ये वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। ये मान लो आपका ए वेक्टर है, ये मान लो आपका बी वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये थीटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। हाँ है ना? Yes. अब सुनो ध्यान से, मेरे को ए वेक्टर की लेंथ पता है, बी की पता है, आर की वैल्यू मेरे को निकालनी नहीं आती, लेकिन अगर मैं कुछ भी करके ये टोटल लेंथ निकाल लूं और ये लेंथ निकालूं तो पाइथागोरस लगा के ये वाली लेंथ निकाल सकता हूं। मेरे को ये बताओ ये वाली लेंथ कितनी आएगी? अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, ये बी वेक्टर है तो ये लेंथ कितनी होगी? बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होगी ये वाली लेंथ, Yes, sir. Yes, sir. और ये वाली लेंथ कितनी होगी? Sir, B magnitude into sin theta. Thank you. तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? 8 is like a magnitude cos theta. ये लेंथ हो जाएगी ये वाली। Yes, sir. Yes, sir. तो r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दूं, पाइथागोरस। आया ना? यहां तक समझ में आ गई बात? Yes, sir. पक्का? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया? इन दोनों चीजों में से क्या चीज कॉमन निकल जाएगी बताओ? बताओ बेटा।
दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर आ जाएगा साइन One. स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा प्लस 2a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अब मान लो आपको ये एंगल भी निकालना है, ए के साथ रिजल्टेंट क्या एंगल बताना, क्योंकि डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है ना। तो tan फाई किसके बराबर आएगा, दिस अपॉन दिस अपॉन ये वाली लेंथ तो फाई किसके बराबर आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ गई, साथ में एंगल आ गया ए वेक्टर के साथ। इसको लिख लो, जब लिख लो तो बता देना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। रिवाइज कर लेना इसको, यहाँ तक एकदम रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें अगली क्लास में।